आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रोज के बोलचाल में द का यूज़ करोगे। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। पूरी क्लास को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, द एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते। अक्सर मैंने तो कुछ बच्चों को ऐसा देखा है कि भैया द पापा, द मम्मी, द वाटर, द डिनर, द लंच, मतलब कहीं पर भी वो द का यूज़ कर देते हैं, जो कि गलत है। आज की क्लास में आप सीखिए कि आप ऑफिशियली द का यूज़ कहाँ करते हैं और कहाँ आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको ए और ए एन को यूज़ करने का तरीका सिखाया था। अगर आपने क्लास नहीं अटेंड की है तो आप अटेंड कर लीजिएगा। आई बटन में क्लिक करके आप अटेंड कर लीजिए ए और ए एन का यूज़ आप कैसे और कब करते हो। ठीक है, चलो आ जाओ, टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्लास में द के सारे यूजेस को बताना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए। देखिए, जो स्पेसिफिक नाउन होते हैं उसके साथ में द का यूज होता है। द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो पहले आप समझिए स्पेसिफिक वर्ड्स कौन कौन से हैं जिनके साथ में द का यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप हिस्टोरिकल प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स, मतलब जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके साथ में द का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, द लोटस टेम्पल, द हवा महल, द ओल्ड फोर्ट, मतलब जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है आप उसके नाम के साथ में द का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया, आपने देखा यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ में या प्लेसेस के साथ में आपको द का यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा देखिए, अब रिलीजन के साथ में द का यूज़ होता है। जैसे आपको किसी भी धर्म के बारे में बोलना है, जैसे कि भाई द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द ज्यूज़, ठीक है, द पारसीज, द जैन्स, आपको किसी भी रिलीजन के बारे में आपको बोलना है तो आपको उसके नाम के आगे द का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, द हिंदूज़, द मुस्लिम, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द ज्यूज़ आप यूज़ कर लीजिए। मैंने समझाने के लिए आपको बस 2 नाम लिख दिया, बाकी आप अपने हिसाब से लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, और द का यूज़ करना उनके साथ में स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए, रिलीजन के नेम के साथ, रिलीजियस प्लेस के साथ और रिलीजियस स्क्रिप्चर के साथ आपको द का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, आप देखिए इनका जो रिलीजियस प्लेस है वो क्या होता है, द टेम्पल, द मॉस्क, द चर्च, उस पर द गुरुद्वारा, ये हो गया प्लेस। उसके बाद स्क्रिप्चर में क्या, द भगवद गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण। ठीक है, ये हो गया स्क्रिप्चर्स। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। जो रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके साथ में आपको द का यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन अगर रिलीजियस से रिलेटेड कोई प्लेस है और उनके साथ में किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है या रिलीजन से रिलेटेड कोई बुक है उसके साथ में उसको लिखने वाले का नाम जुड़ा हुआ है तो आपको द का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जैसे सेंट जॉर्ज चर्च, इनके साथ में द का यूज़ नहीं होगा और बाकी चर्च के साथ में द का यूज़ हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जैसे कि वाल्मीकि's रामायण, ठीक है, तो द का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रामायण लिखने वाले का नाम बुक के साथ में, स्क्रिप्चर के साथ में शामिल है। ठीक है, तो आई होप की बात आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी आपको लिस्ट बनाना है, नोट्स बनाए बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मैंने रिलीजन का नाम बताया और एक रिलीजन तो दुनिया में है नहीं, बहुत सारे रिलीजन है। आप सारे रिलीजन का नाम लिखिए, उसके आगे द पोजिशनिंग कर दीजिए और उसको बस एक बार मतलब अपने माइंड में सेव कीजिए। जब भी बोलना होगा रिलीजन के नाम के साथ में आपको द बोलना है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते। अब देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी के नाम के साथ में आपको द का यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे भारत में जो है ना पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा है, मतलब लगभग 20,000 से भी ऊपर भारत में पॉलिटिकल पार्टी है। क्योंकि जो होता है, क्योंकि भारत में कहा जाता है कि हर घर में नेता पैदा होता है। जैसे सबसे ज़्यादा नेता आपको यूपी में मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा, बंगाल में मिल जाएगा, मतलब हर घर में नेता पाया जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टी डेफिनेटली बनेगा ही। ठीक है, अब बाकी चीज़ें आप देख लीजिए कितना काम का और कितना काम का नहीं है। बहरहाल यहाँ आप ये समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ में आपको द का यूज़ करना, द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी, द जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, जेडीयू मैंने लिखा, नीतीश चाचा का पार्टी है, द जेडीयू, द आम आदमी पार्टी, द कांग्रेस, द बीजेपी, द एसपी, द बीएचपी, और भी जितनी पार्टियां हैं आप उनके नाम के साथ में द का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ये रहा 3 कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेम ऑफ न्यूज़पेपर। नेम ऑफ न्यूज़पेपर का क्या मतलब, कोई भी न्यूज़पेपर, आप जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो उनके नाम के साथ में द का यूज़ करना है। द हिंदू एक बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर है।
आईएएस की जो तैयारी करते हो बच्चा पढ़ते हैं, ठीक है। द हिंदू पढ़ने वाला आईएएस बन जाए जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा न्यूज़पेपर में उसकी गिनती आती है। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन इकोनॉमी, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। सारे न्यूज़पेपर के नाम के साथ में आपको द का यूज़ करना, ठीक है। जैसे लिखा मैंने द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर के नाम के साथ तो आपको द लगाना ही लगाना है। न्यूज़पेपर जब आपको बोलना तो वहाँ पर भी आपको ऐसे बोलना इन द न्यूज़पेपर, ठीक है, इन द न्यूज़पेपर। उसके बाद ट्रेन के नाम के साथ आपको द का यूज़ करना, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, द राजधानी एक्सप्रेस, द नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस, द महानंदा एक्सप्रेस। जो भी ट्रेन में आप चढ़ते हो, जिस भी ट्रेन में आपको बैठना होता है, उस ट्रेन के नाम के साथ में द का यूज़ करना आपको, ठीक है। लेकिन ट्रेन के साथ भी द का यूज़ होता है, जैसे इन द ट्रेन, ठीक है। आई एम इन द ट्रेन, आई एम इन द ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन के साथ में भी द का यूज़ होता है। नेम के साथ तो होता ही है, साथ में ट्रेन के साथ भी द का यूज़ होता है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है। जो पता है ना, गाना बजाने का जो सामान होता है उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि भैया बांसुरी, तबला, है ना, वायलिन वगैरह हो गया, तो इन सब के नाम के साथ में आपको द का यूज़ करना, ठीक है। जैसे देखिए द तबला है ना, डब्ल्यू तबला, ऐसे ऐसे जो बजता है वो तबला हो गया। उसका ट्रम्प का मतलब ढोल होता है, ढोल, है ना, ढोल बाजे रे, राम धुरीम जो ढोल बजता है उसको ट्रम्प कहा जाता है। द ट्रम्प हो गया। उसके बाद द वायलिन हो गया, द फ्लूट हो गया। फ्लूट मतलब बांसुरी, बहुत प्यारा होता है, बजा के देखिए कहीं, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आइए ऐसे ही कुछ और चीज़ें उसको देखते हैं। अब देखिए रिवर के नेम के साथ, सी के नेम के साथ, ओशन के नेम के साथ आपको द का यूज़ करना है, ठीक है। रिवर मतलब नदी हो गया, सी मतलब समुद्र हो गया, ओशन मतलब सागर, जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सागर। इनके साथ भी और इनके नेम के साथ भी आपको द का यूज़ करना है, ठीक है। आइए चेक करते हैं। देखिए द गंगा, द यमुना, और भी नदियाँ जो भी है, द गोदावरी, द ब्रह्मपुत्र, ये जितनी भी नदियाँ हैं इनके नाम के साथ आपको द का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए द रेड सी, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, तो ये सब नेम है। नेम के अलावा इनके साथ भी द का यूज़ करना है। इन द रिवर, इन द सी, इन द ओशन, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे रोहित इज स्विमिंग इन द रिवर कहता है ना, ऐसे ही, है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपने देखा रिवर, सी और ओशन के साथ में आपको द का यूज़ कैसे करना है, ये मैंने आपको बताया। चलिए आइए अब देखते हैं कि कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं जिनके नाम के साथ आपको द का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए सन, मून, अर्थ, वर्ल्ड, यूनिवर्स, इनके साथ में आपको द का यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ और देख लीजिएगा आप, जैसे कि एक वर्ड हो गया हेल। हेल इसका मतलब होता है नर्क, है ना। गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ, नर्क में जाओ, तो ये नर्क वाला हेल है। तो इनके साथ में आपको यूज़ नहीं करना है द। एक वर्ड होता है गॉड, है ना, होता है क्या, ये तो है ही वर्ड गॉड, इनके साथ में द का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। हेल हो गया, गॉड हो गया, इनके साथ में द का यूज़ आपको नहीं करना है। हेवन के साथ में भी आपको द का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सन, मून, अर्थ, वर्ल्ड, यूनिवर्स, इनके साथ में आपको द का यूज़ करना है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेशनलिटी बताना आपको, किसी की भी राष्ट्रीयता बताना, तो उसके साथ में द का यूज़ करना है आपको। द इंडियन, द अमेरिकन, द इंग्लिश, ठीक है, द इंग्लिश, द ब्रिटिश, अंग्रेज लोगों को इंग्लिश कहा जाता है, ठीक है, द रशियन, द जापानीज़, आप इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। तो नेशनलिटी बताने के लिए भी आपको द का यूज़ करना चाहिए। नोट्स बनाते जाइए साथ के साथ। मैं आपको बस थोड़े से एग्जाम्पल्स दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सेंटेंसेस अभी नहीं बता रहा हूँ। आगे की क्लासेस में आपको सेंटेंसेस बताऊंगा फ्रेम करके कि किस तरीके से सेंटेंसेस को आप फ्रेम करते हो। आगे की क्लास तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। एक क्लास भी आगे का नहीं अटेंड करेंगे आप तो समझ जाइएगा कि कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। पीछे की हर क्लासेस को अटेंड कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे की एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। 45 डेज़ के लिए जो आपको मैं कोर्स दे रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है। और ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी लाया और आपको दे दिया, नहीं जी, बहुत सोच समझ के आपके लिए कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के माइंड सेट को रिसर्च करने के बाद हम लोग कोर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं 45 डेज़ का, ठीक है। ये कोर्स पूरा का पूरा फ्री है। हर दिन रात को 8 बजे आपको ये कोर्स मिल जाया करेगा। आपको अटेंड करना है, नोट्स बनाना है और प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। कुछ क्लासेस के बाद आपके टेस्ट भी होंगे, तो इसके बाद जो अगली क्लास है वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अभी आप नोट्स बनाते जाइए, चीज़ों को आप समझते जाइए और धीरे धीरे करके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होंगी आपको। अब देखिए ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, ऑर्डर में जो चीज़ें चलती हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट,
ये क्या है, ये ऑर्डर है। ऑर्डर बताने वाले वर्ड के साथ में भी आपको द का यूज़ करना। जैसे देखिए द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, ठीक है, द लास्ट। अब देखो यहाँ फर्स्ट के साथ में द आ गया, सेकेंड के साथ में द आ गया, लास्ट के साथ में द आ गया, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना भाई, द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब इस बुक का जो दूसरा वाला लेसन है, जो चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट, इस तरीके से बात होती है, ठीक है। तो मैं सेंटेंस नहीं बता रहा हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नोट्स बनाते जाइए, आगे की क्लासेस में इन चीज़ों को आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी दा का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया के लिए जब आप कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट्स को सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट, ये बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो ऐसे इसको आप देख सकते हैं, जैसे गुड हो गया, गुड, बेटर और बेस्ट, ठीक है, गुड, बेटर और बेस्ट। तो ये बेस्ट, बेस्ट मतलब क्या है कि भाई रोहित मेरे स्कूल में सबसे बढ़िया लड़का है। अब सबसे बढ़िया वाली बात आ गई तो बेस्ट यूज होगा, ठीक है। ही इज द बेस्ट बॉय इन आवर स्कूल, वह मेरे स्कूल में सबसे बढ़िया लड़का है। तो देखिए आप बेस्ट के पहले क्या लगा, द बेस्ट, द बेस्ट, द बेस्ट, कहते हैं ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, ठीक है, वी आर द बेस्ट फ्रेंड, हम बहुत अच्छे एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि दा का यूज बेस्ट के साथ हो रहा, मतलब बेस्ट मतलब एक वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स है। ये जो सुपरलेटिव डिग्री है बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे, और एक दिन का सफर थोड़ी ना है, आप पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें आप धीरे धीरे करके सीखते जाओगे, ठीक है। अब देखो शी इज द मोस्ट, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखो द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके साथ में द का यूज हुआ है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलेज, वह हमारे कॉलेज में सबसे खूबसूरत लड़की है, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलेज, ठीक है। थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा आप भी समझेंगे, पूरा फोकस लगा के चीज़ों को समझिए ताकि माइंड के अंदर चीज़ें जा सके। देखिए होता है क्या, ये बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सर इंग्लिश सिखा दो, सर से इंग्लिश सिखा दो, इंग्लिश सिखा तो देंगे इंग्लिश, अब बता मेहनत कितनी करेगा। यहाँ पे दोनों साइड का एफर्ट चाहिए। हमने कंटेंट आपको दिया, आपने थोड़ी सी क्लास अटेंड करी, फिर 3 महीने बाद आके क्लास अटेंड कर रहे हो, कुछ नहीं होना है। थोड़ी सी क्लास हमारी अटेंड कर ली, थोड़ी सी किसी और की अटेंड कर ली, थोड़ी सी किसी और की अटेंड कर ली, मतलब 50 टीचर्स की क्लास को थोड़ा थोड़ा अटेंड कर लिया, किसी भी एक ट्रेनर क्लास को फॉलो नहीं किया, कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया, तो इंग्लिश किधर से आ जाएगा भैया। हमारे पास कोई मशीन थोड़ी ना कि इधर से घुसाएंगे उधर से अंग्रेज बन के निकलोगे, ऐसा थोड़ी ना है। आप क्या है कि चीज़ों को पढ़ोगे, धीरे 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 चीज़ें माइंड में सेव होगी, फिर उसको आप प्रैक्टिस करोगे। और आगे मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी ला रहा हूँ। और अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो, अभी फ़िलहाल दिल्ली में ही हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है जहाँ पे हम लोग आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, या फिर आप पर्सनल ट्रेनर ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और भविष्य में आपके घर के आसपास या आपके शहर में, आपके स्टेट में जब एकेडमी खुलेंगी तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर सेव करके रख लीजिए, यंग ग्रो अकेडमी का, मतलब इंग्लिश की किसी भी तरह की सोल्यूशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने बताया आपको सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आपको कैसे दा का यूज़ करना है। चलिए, जब कभी एडजेक्टिव का यूज़ नाउन की तरह होता है, जब कभी एडजेक्टिव का यूज़ नाउन की तरह होता है तो उसके साथ में दा का यूज़ होता है, ठीक है, दा का यूज़ होता है। जैसे पुअर, पुअर क्या हो गया जी, गरीब, है ना, पुअर क्या हो गया, गरीब। तो गरीब क्या है जी, एडजेक्टिव है। अब इसका हमको नाउन की तरह यूज़ करना तो इसके साथ में दा का यूज़ होगा। जैसे देखिए, द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी, द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी। अब देखो द पुअर, पुअर के पहले क्या लगा, द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी, मतलब क्या है इसका कि जो गरीब लोग होते हैं वो विश्वास करने के योग्य होते हैं, ठीक है, मतलब उन पे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो रिच भी क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन इसका यूज यहाँ पर नाउन की तरह हो रहा है, ठीक है। इसके साथ में आपको द का यूज करना है, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द डिसेबल्ड। अब डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा शारीरिक रूप से फिजिकली जो वीक होता है उसको डिसेबल्ड कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है, या फिर कोई बोल नहीं पाता है, कुछ चल नहीं पाता है, तो उनको डिसेबल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो डिसेबल्ड के साथ में भी द का यूज हुआ यहाँ पर। 3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द डिसेबल्ड, ठीक है।
कि 3 सीट्स जो है डिसेबल्ड के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, आ गई बात समझ में आपको। तो इस तरीके से आपने देखा कि एडजेक्टिव का यूज़ जब नाउन की तरह होता है तो आपको दा का यूज़ करना है एडजेक्टिव के साथ में। ठीक है, अब देखिए ये नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सेंटेंस कैसे फ्रेम हो रहा है, तो ये आगे की क्लासेस में आपको बात समझ में आएंगी। बस अभी आप इतना समझिए कि आज की क्लास को अटेंड करने के बाद आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंग्लिश क्यों आपके लिए ज़रूरी है, फिर मैंने आपको बताया कि आप इंग्लिश अब तक क्यों नहीं बोल पा रहे हो। आप तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, इसको क्लास को अटेंड करने के बाद ये जो टॉपिक है ना, आप इंग्लिश अब तक क्यों नहीं बोल पा रहे हो, उसको सबसे पहले अटेंड कर लेना। क्योंकि ये समझ लो कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, डॉक्टर आपका ब्लड निकालता है और चेक करता है कि आपको डेंगू है या मलेरिया है। ठीक है, डॉक्टर चेक करता है, उसके बाद आपको दवाई देता है। ठीक वही चेक करने के लिए हमने वो क्लास आपको दी है कि भैया तुम क्लास को अटेंड करो और पता करो कि अब तक तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाए हो। उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग इंग्लिश के टॉपिक की तरफ बढ़े थे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया गया है। उसके बाद इम्पैरेटिव सेंटेंसेस आपको बताया गया है कि स्टार्टिंग स्टेज में आप किस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोल के अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, लेट और लेट्स का यूज़ हमने आपको बताया। उसके बाद आपको फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, आई, मी, माई, माइन, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, ये आपको बताया गया। शी, हर बताया गया। मतलब फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करने का तरीका बताया गया। उसके बाद फिर मैंने आपको ए और ए एन का यूज़ बताया है। वो ज़बरदस्त तरीके से, मतलब लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, इस तरीके से आपको बताया है। ठीक है, जरूर अटेंड कीजिए। चलिए, दा का एक यूज़ और है, इसको जरा समझिए अब ध्यान से। अब देखिए, दा एक डेफिनेट आर्टिकल है। दा एक डेफिनेट आर्टिकल है। अब देखो, स्पेसिफिक चीज़ों के साथ में दा का यूज़ हो रहा है। अब ये बहुत सारी चीज़ें भाई, सब कुछ लिखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। मैं एक बुक रेकमेंड कर दे रहा हूँ, आप ले लीजिएगा उसको, यू कैन विन। ठीक है, यू कैन विन ले लीजिएगा, बहुत प्यारी किताब है और इंग्लिश में लीजिएगा और इसको रोज़ 20 मिनट पढ़िएगा, जोर जोर से हल्ला कर करके पढ़िएगा। इससे क्या होगा, आपका जो मसल्स है मुंह के अंदर का, माउथ का जो एरिया है वो ओपन होगा और प्रोनाउंसिएशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, यू कैन विन बुक ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेगा। ठीक है, चलिए आइए, डेफिनेट। अब देखिए, डेफिनेट मतलब दा का यूज़ जो है डेफिनेट वर्ड के साथ कैसे होता है, इसको समझिएगा जरा ध्यान से। आई बॉट अ कार यस्टरडे। अब देखो, मैंने ए और ए एन वाली क्लास में आपको पढ़ाया था, कोई भी वर्ड अगर सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसके साथ में ए या ए एन का यूज़ करना। तो कार यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है और काउंटेबल है, हमने क्या किया, ए का यूज़ किया। आई बाउट अ कार यस्टरडे, मैंने कल एक कार खरीदी। अब देखो, इसी कार के साथ में क्या यूज़ हो रहा है, द कार इज़ वेरी कॉस्टली। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब एक सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस में कोई वर्ड आ जाए और सिंगुलर काउंटेबल है तो उसको आपको निश्चित बनाने के लिए, डेफिनेट बनाने के लिए आपको ए का यूज़ करना है। और जैसे आप उसको ए का यूज़ करते हैं और उसी वर्ड को दोबारा आपको बोलना है तो उसके साथ में आपको दा का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने देखा पहले वाले सेंटेंस में कार एक इनडेफिनेट यहाँ पे वर्ड था, ए लगा के इसको हमने डेफिनेट बनाया। तो दूसरे सेंटेंस में क्या हो गया, इसी कार के साथ में आपने दा का यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका, आई बॉट अ कार यस्टरडे, द कार इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, दूसरा देखिए, आई फाउंड अ मोबाइल ऑन द रोड, मुझे रोड पर एक मोबाइल मिला। ठीक है, द मोबाइल हैज़ 2 सिम्स, मोबाइल में 2 सिम कार्ड है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पहले सेंटेंस में मोबाइल के साथ ए लगाया, अब दूसरे सेंटेंस में आपने इसी मोबाइल को बोलना है तो उसके साथ में आपने दा का यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको दा के कुछ यूजेस बताए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ों के साथ में दा का यूज़ होता है, अंडरस्टूड चीज़ों के साथ में दा का यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भैया गिव मी द बुक, गिव मी द पेन। ठीक है, गिव मी द बुक, गिव मी द पेन, मार्केट इज़ हॉट विद द र्यूमर। अब देखो यहाँ पे दा का यूज़ अपने आप होने वाला है। ठीक है, अपने आप होता है। तो मैं आपको बता दूँ, एक क्लास को अटेंड करके दा का यूज़ करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि दा का यूज़ आप एक क्लास को अटेंड करके पूरा का पूरा सीख जाओ। ये पढ़ते जाओगे, आगे सीखते जाओगे। ये मैंने आपको यू कैन विन जो बताया, इस बुक को लीजिएगा और पढ़िएगा। इस बुक में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत फायदा करेगा आपको। अच्छा, एक चीज़ है, दा का यूज़ आप कर सकते हो इनके साथ में, मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, है ना, द साउथ, इसके साथ में आपको द का यूज़ करना। जैसे होता है ना भाई, सूरज पूरब से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज
पश्चिम में डूबता है तो कैसे बोलोगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट आप कह सकते हो, ठीक है। अभी किसी भी पोस्ट के नेम के साथ भी द का यूज आप कर सकते हो, द प्रेसिडेंट हो गया, द SHO, द मैनेजर, द डायरेक्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर, द पोस्टमैन, आपको द का यूज करना पड़ेगा इनके साथ में, ठीक है। तो सब कुछ लिखना बिल्कुल भी संभव नहीं है, नोट्स बनाते जाइए आप, आगे आप पढ़ते जाओगे, चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में दा का यूज़ आपको नहीं करना है। स्कूल के साथ दा का यूज़ मत करो, बेड के साथ में दा का यूज़ मत करो, कॉलेज के साथ में दा का यूज़ मत करो, मार्केट के साथ में, यूनिवर्सिटी के साथ में, लंच के साथ में, डिनर के साथ में, ब्रेकफास्ट के साथ में दा का यूज़ आपको नहीं करना है। उसके बाद मान लें ईस्ट हो गया तो ईस्ट के साथ में तो दा का यूज़ होगा, लेकिन अगर ईस्ट दिल्ली हो गया तो दा का यूज़ मत करो। उसके बाद नॉर्दर्न हो गया तो इनके साथ में दा का यूज़ नहीं होगा। वेस्टर्न हो गया इसके साथ में दा का यूज़ नहीं होगा। सदर्न हो गया इसके साथ में दा का यूज़ नहीं होगा। ईस्टर्न हो गया इसके साथ में दा का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसको जीरो आर्टिकल्स की कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना आपके थॉट प्रोसेस बिल्ड होते चले जाएंगे। बस कोर्स को अटेंड करते जाइएगा, कोर्स को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। 45 डेज का ऐसा कोर्स आपको दे रहा हूँ, अगर आपने दिल लगाकर अटेंड किया आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हर दिन रात को 8 बजे जरूर अटेंड कीजिए, पीछे की सारी क्लासेस को रिवीजन करते रहिए और आगे की हर क्लास को अटेंड कीजिए। अभी बीच में टेस्ट होगा, टेस्ट होते रहता है तो आप टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करके अपना लेवल चेक कीजिए और प्रैक्टिस करते जाइए। आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग गुरु अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।